Otto Schmidt. Otto Schmidt, that is Otto Schmidt. Okay. Rest part of the origins of the earth related regarding this hypothesis, binary star hypothesis propounded by H.N. Russell in 1937 and supernova hypothesis, Abhinav Tara Parikalpana, propounded by Hale 1946, and interstellar dust particles propounded by Otto Schmidt, that is known as in Hindi अंतर तारक धूल परिकल्पना. Now rest part we will discuss about it, the binary star hypothesis. But before tidal hypothesis, first of all, कहाँ तक की थे टाइडल हाइपोथेसिस में? ओ पॉइंट बना करके लिखिएगा, नोट या क्वेश्चन बना करके लिखिएगा. क्वेश्चन, एक नोट में क्वेश्चन बना करके लिखिएगा. पृथ्वी अपने अक्ष पे, सॉरी टाइडल हाइपोथेसिस लिख रहे हैं ना. टाइडल हाइपोथेसिस की परिकल्पना को, ज्वारीय परिकल्पना को, मतलब ज्वारीय परिकल्पना को जब मूल्यांकन किया गया तब कुछ ऐसे वैज्ञानिक प्रामाणिकता मिली जो ज्वारीय परिकल्पना को सही साबित करता है. वैज्ञानिक प्रामाणिकता को सही साबित करता है. इस सेंटेंस से बोले आप. ओके ठीक है. हाँ वैज्ञानिक प्रामाणिकता मिला, पर हाँ वैज्ञानिक प्रामाणिकता मिला जो आज के सौरमंडल की संरचना में साम्य स्थापित करता है. साम्य स्थापित करता है. जैसे पृथ्वी को अपने अक्ष पे झुका होना, पृथ्वी को अपने अक्ष पे झुका होना, एवं पृथ्वी को अपने अक्ष पे झुका होना एवं पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूर्णन करना. पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूर्णन करना, रोटेशन. अब जिस भी हाइपोथेसिस को हम पढ़ रहे हैं, जिस भी परिकल्पना को पढ़ रहे हैं, तो पहला तो कल हम लोग कर चुके थे कि शेप क्या है, ग्रह का शेप क्या है, प्लैनेट का शेप क्या है, वो हम समझ चुके हैं कि शेप क्यों हुआ, बुध छोटा क्यों हुआ और बृहस्पति बड़ा क्यों हो गया. ठीक है, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं. दूसरा क्लियर ये कर चुके थे कि सैटेलाइट बुध क्यों नहीं रखा, या बुध का सैटेलाइट क्यों नहीं है, उपग्रह क्यों नहीं है, जबकि बृहस्पति और शनि का, मतलब जुपिटर और सैटर्न का है. क्या कारण है, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं. अब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्यों झुकी हुई है और घूर्णन क्यों कर रही है, ये साबित करना है ना. टाइडल हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू द टाइडल हाइपोथेसिस
पृथ्वी अपने अक्ष पे क्यों झुकी हुई है। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटोसन था और एक और क्या था, कंपेनियन स्टार था, साथी तारा। साथी तारा था। टाइडल फोर्स किसका ज्यादा था? कारण बड़ा था, प्रोडक्ट ऑफ मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फिलामेंट निकला था ना इससे, तो फिलामेंट एक पैरेलल में नहीं निकला था, ठीक है। ये पैरेलल में अगर निकलता तो मान लिया ये 80 रहती, ये 90 डिग्री पे अगर रहता इस तरह से, तो इस तरह से माना जाता कि झुकी हुई नहीं होती। लेकिन पैरेलल नहीं निकलने के कारण क्या हुआ था, डिक्लाइन, क्या था, इंक्लाइन था, झुका हुआ था। यही कारण है कि जब ये झुका हुआ है, जब फिलामेंट ही झुका हुआ है, तो ग्रह का निर्माण भी तो झुका हुआ ही होगा ना। जब 9 भाग में ये ब्रेक हुआ था, टूटा तो झुका हुआ टूटा होगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पे झुक रही थी, घूम रही थी। इसका कारण क्या था कि ये जब निकला था तो इसका चक्कर लगाने लगा था। आफ्टर दैट जब ये बहुत दूर चला गया था तो फिर सूर्य का चक्कर लगाने लगा था, ठीक ना। और सूर्य का चक्कर लगाते लगाते ये फिर अपने आप में जब ब्रेक हुआ था तो घूर्णन करने लगा था। जब टूटा था तो घूर्णन करने लगा था। यही कारण है कि आज भी अपने अक्ष पे घूम रही है और ये आज भी उसका रिवोल्यूट करता है सूर्य का। ये सही साबित होता है फिलामेंट के अकॉर्डिंग टू द टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार ये सही साबित आज भी होती है। लेकिन बात यह है, उसको लगा दीजिए, बात यह है फिर यहां भी बात वही होती है कि 9 भाग में ही क्यों टूटा था, ठीक ना, 9 भाग में ही क्यों टूटा था। दूसरी बात, सैटेलाइट की बात करते हैं तो अगर मान लिया बुध यहां बना था, मरकरी जब यहां बनी थी, तो बात यह है कि छोटा शॉर्ट था, ये मिडल पोर्शन था, इसका क्या था, ज्यादा था। तो मिडल पोर्शन में ज्यादा मैटर था तो ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा कम देरी से ठंडा हुआ, ये बहुत जल्दी ठंडा हो गया, इसका सैटेलाइट नहीं बन पाया और उसका सैटेलाइट बनते रहा। लेकिन बात यह होती है, आलोचना होता है कि बताइए कि अगर मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स इसका सूर्य का बुध के तो नजदीक होगा ना सबसे ज्यादा, तो फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सैटेलाइट निर्माण नहीं कर पाया। तो इसका सिर्फ कारण ये नहीं हो सकता है कि कम समय में ठंडा हो गया। समझ में आ रहा है ना, कम समय में ही ठंडा हो जाना इसका मतलब ऐसा थोड़े है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज्यादा होगा उस समय, ये तो सूर्य को भी, बुध को भी खींच सकता था, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, है ना, सूर्य को खींच सकता था। ये सभी परिकल्पनाएं जो थी आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पे लगता है कि हाँ सही में गलत है। इसके बाद जब ये सही साबित नहीं कर सका टाइडल हाइपोथेसिस, तो उसके बाद आया बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। दूसरी बात, इसमें कमियां क्या रह गई थी, कमियां ये रह गया था कि जो हमारा पृथ्वी हैवी एलिमेंट से बना हुआ है और ये जो हमारा प्रोटोसन था क्या था, लाइटर एलिमेंट था। तो लाइटर एलिमेंट जो अट्रैक्ट किया गया इसका कण पार्टिकल को या फिलामेंट को, तो उसमें हैवी मटेरियल कहां से आ गया, हैवी एलिमेंट कहां से आ गया, यहाँ भी गलत साबित हो जाता है ये हाइपोथेसिस। उसके बाद आती है बाइनरी स्टार। तो बाइनरी स्टार में दैट इट इंक्लूड 3 हेवनली बॉडी, ओके, प्रोटोसन्स, सब ग्रह कैसे झुका हुआ रह सकता है, तो इस फिर अपने आप में टूट भी तो गया था, ये अपने आप में टूटा भी तो था। ये मान लिया इस तरह से चली थी तो अपने आप में 9 भाग में टूट भी गया था ना, तो रैंडमली भी तो ये चल रही थी। ऐसा नहीं ना कि एक सीध में अगर चल रहे हैं तो बहुत अच्छा बुद्धि विवेक वाला ये आदमी था कि सिंपल लाइन में चल रहा था, वो तो रैंडमली कहीं से भी ग्रेविटेशनल फोर्स जहां इधर जा रहा था जहां उधर जा रही थी। साढ़े 23 झुकी हुई है। हाँ, ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो पहले निकला होगा, वो तो और ज्यादा झुका हुआ है। हाँ, ज्यादा वो झुका होना चाहिए, लेकिन स्थिति ये बनी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्ट सेम वे में नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि एकदम सेम वे में लग रहा था, बार बार बता रहे हैं चीज को कि सेम पैरेलल लाइन में नहीं था एकदम, कोई झुक गया कोई इधर चला गया। जैसे मान लो अगर विस्फोट होता है किसी चीज का तो सिस्टमेटिक होता है क्या, कुछ सिस्टमेटिक नहीं होती है। फिलामेंट झुका हुआ था जरूर था। तो ये साबित करने के लिए
ये साबित करने के लिए यहाँ पृथ्वी झुक गई थी उस समय, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 9 पार्ट में बट जाने के बाद 9 का विचारधारा, 9 की स्थिति, 9 का आकार एक ही हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक ना, ये संभव ही नहीं था। यही कारण है कि इसकी आलोचना भी होती है, यही कारण है कि इसकी आलोचना भी होती है कि हाइपोथेसिस तो दे दिए लेकिन को सही साबित करने में इसका आंसर इनके पास नहीं है, इनका उत्तर इनके पास नहीं है। इसके बाद आता है बाइनरी स्टार। ठीक है, द्वैतारक परिकल्पना। अब नाउ इट contains 3 heavenly body. First protosons, second intruding star, and third approaching stars. द्वैतारक परिकल्पना है। मतलब 2 तारा है इसमें। द्वैतारक परिकल्पना। Now we will see here 3 heavenly body. First protosons, Aditara, and second companion stars, that is also known as intruding stars, and third approaching stars, निकटवर्ती तारा। मतलब इसमें 3 तरह के थे, 2 तारा और एक सूर्य थी, आदि तारा। ये कह रहा था कि सूर्य अपने अक्ष पे झुकी, अपने स्टेबल थी, अपने जगह पे ही थी, बट कंपेनियन स्टार था इसका इस दिशा से चक्कर लगा रहा था, और उससे रिलेटेड एक और तारा आया, कहीं से भी पहुंचा। मतलब यूनिवर्स में 3 हेवनली बॉडी थी उस समय, इसको कहते हैं अप्रोचिंग स्टार। और अप्रोचिंग स्टार जब आता है, अब यहां से इसकी दूरी तो ज्यादा होगा, इसका यहां से इसकी दूरी ज्यादा होगा, यहां से इसकी दूरी नजदीक होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका ज्यादा है, प्रोडक्ट ऑफ मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर्स वाज इजेक्टेड फ्रॉम द कंपेनियन स्टार्स। बहुत सारा मलबा जो इसका था, कण पदार्थ था, कहां से अट्रैक्ट हुआ, यहां से हुआ और इधर की ओर खींचता है। ठीक ना, अब किसका चक्कर लगाएगा, किसके पास ताकत सबसे ज्यादा है, अप्रोचिंग स्टार के पास ताकत है, तो डेफिनेटली जिसके पास ताकत रहेगा अभी उसके पास नचेगा ये। ठीक ना, अब यहां से स्टार्ट हो जाता है इसका कहानी, लेकिन इसकी स्थिति धीरे धीरे तो दूर जाएगी और इसकी स्थिति भी इधर जाएगी। समझ में आ रहा है ना, इसकी स्थिति इधर जाएगी, इसके दूसरी बात, ये रिजिडुअल पार्ट बट गया, इससे बहुत सारा कण जब इधर आ गया, और यही ग्रह का निर्माण किया था, रॉ मटेरियल यही था, फ्यूचर प्लानेट का रॉ मटेरियल यही था। और कहता है इसके बारे में, रसेल कहते हैं कि ये खत्म हो गया, कोलैप्स कर गया। और ये भी इनकी खामियां थी, इस हाइपोथेसिस की ये भी खामियां हैं कि इसको उत्तर नहीं दे पाते हैं कि कंपेनियन स्टार आखिर गया क्या, रिजिडुअल पार्ट ऑफ द कंपेनियन स्टार्स कहां गया, इसका जवाब ये भी नहीं दे पाते हैं। ये सिर्फ ये साबित करने में लगे थे कि पृथ्वी का निर्माण हैवी एलिमेंट से हुआ है, न कि सूर्य से हुआ था, प्रोटोसन से हुआ था। इसलिए इन्होंने सिर्फ एक और अवधारणा लेकर के 3 हेवनली स्टार की कॉन्सेप्ट दे दिया अपने आप को साबित करने के लिए।
कि सही बोल रहे हैं आप कि पृथ्वी का निर्माण हैवी एलिमेंट से हुआ था, और हमको पता है कि सूर्य के नाभिक में क्या होता है, तारा के नाभिक में हाइड्रोजन होता है, लाइटर एलिमेंट है, और अगर उससे पार्टिकल कण आएगा तो फिर हैवी एलिमेंट पृथ्वी में कहाँ आया। इसको साबित करने के लिए इन्होंने 3 हेवनली बॉडी को कॉन्सेप्ट ले लिया और एक इंट्रूडिंग स्टार से निकाल दिया और दूसरा अप्रोचिंग स्टार को ले लिया। अब अप्रोचिंग स्टार के चारों तरफ घूमने लगा, फिर इसी तरह से फिर सेम प्रोसेस से नवग्रह का निर्माण हुआ, ठीक ना। तो इनका भी तो आलोचना होगा कि मान लो टाइडल हाइपोथेसिस में तो लग रहा था कि पृथ्वी अपने झुकी हुई क्यों है, या नवग्रह का निर्माण क्यों हुआ, या बृहस्पति बड़ा क्यों हुई, ये तो सभी साबित हो रहा है, लेकिन इसमें तो और साबित नहीं हो पाएगा ना कि रैंडमली घूमेगा ना, ये तो कोई सिस्टमेटिक तो है नहीं। दूसरी बात, गैस का जो वॉल्यूम होता है, क्या उससे संभव है ये चीजें? नहीं है। इसका मतलब है डस्ट पार्टिकल होना चाहिए, डस्ट पार्टिकल से ही बनेगा ना ग्रह। तो डस्ट पार्टिकल हुआ और गैस क्या हुआ, छोड़ दिया गया यूनिवर्स में। तो सेम प्रोसेस यहां हुई, ये था बाइनरी स्टार, यही कहानी इसकी है। अगला क्या है, अगला क्या लिखवा है, सुपरनोवा। यस, सुपरनोवा में क्या होता है, टेल मी वन थिंग आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। पार्डन, विस्फोटक तारा। यस, तारा विस्फोट क्यों करता है, तारा विस्फोट क्यों कर जाता है? सेंटर का सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, विस्फोट कर जाता है। दूसरी बात, मैंने और कुछ बताया था ना, एक सीमा बताई थी, चंद्रशेखर सीमा। क्या था उसका प्रोसेस, 1.44 मास। किसी भी तारा का मास अगर 1.44 से ज्यादा हो जाता है तो किस रूप में वो न्यूट्रॉन तारा के रूप में विस्फोट करता है, सुपरनोवा के विस्फोट करता है, सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है। सेम प्रोसेस है ये चीजें। फिर तो ये अगर सन है और ये अलग तारा है, ये विस्फोट कर जाएगा तो इसका तो सब इधर उधर छितरा जाएगा ना, जितना भी कण होगा। दूसरी बात, तारे में लाइट कैसे आती है पता है आप लोग को, हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है, मतलब लाइटर एलिमेंट हैवी एलिमेंट में बदलता है। हाँ, नो डाउट, ट्रिमेंडस अमाउंट, मतलब जब पूरी खत्म हो जाती है तो इसमें हीट आता है और चमक आती है ना, यही ना है। तो सेम प्रोसेस हुआ, 1.44 से ज्यादा इसका द्रव्यमान हो गया, मास इसका ज्यादा हो गया, विस्फोट कर गया ये। अब जब विस्फोट कर गया तो बताया भी थे कि मतलब आकाश को सोचिए कि कितने दिनों तक ये प्रकाशित करते रहता है। अब विस्फोट हो जाने के बाद ये क्या हुआ, छितरा गया। और सबसे विस्फोट होने का क्या कारण होता है, इसमें कौन से न्यूक्लियर फिजन होता है या फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है ना। इसका मतलब है कि नाभिकीय संलयन तो इसमें भी हो रहा होगा, नाभिकीय संलयन उसमें भी हो रहा होगा, न्यूक्लियर फिजन। इसका मतलब है कि रेट किसका ज्यादा होगा, मतलब उसका रेट जो तीव्रता किसकी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन का, किसमें, अप्रोचिंग स्टार, सॉरी कंपेनियन स्टार में या फिर प्रोटोसन में, सोच के बोलिए। वो तो विस्फोट कर गया, इसके पहले नाभिकीय संलयन पहले ना हो रहा था। हम ये नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लेकिन इसमें हो रहा था, न्यूक्लियर फ्यूजन किसमें हो रहा था, कंपेनियन स्टार में हो रहा था, इसीलिए तो विस्फोट किया ना वो। अगर सूर्य नहीं विस्फोट कर जाता, सूर्य के बारे में भी तो लिखा थे, कितने बरस के बाद लगभग ये किस चीज में बदल जाएगा, ये 5 अरब लिखा है, देखते नहीं है आप लोग। मतलब ये क्या हो गया, ये भी विस्फोट कर गया, विस्फोट करने के बाद इसमें क्या हुआ, ये भी छितरा गया, धूल कण जितने भी थे, डस्ट पार्टिकल सब छितरा गए, फिर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। और सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ भी वही चीज होती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरा में क्या था, लास्ट में इंटरस्टेलर था, इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल हाइपोथेसिस, अंतर तारक धूल परिकल्पना। इसमें कहते हैं ऑटोस्मिड कि एक डार्क मैटर होता है,
ठीक ना, काला पदार्थ जो यूनिवर्स में छितराया हुआ है। तो जो पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है? हाँ, डार्क मैटर क्या होता है? पहले तो डार्क मैटर होता क्या है ये बताइए मुझे। तो बैठ जाए अभी। नहीं, पहले आप इसको पहले समझिए ना, उसके बाद बताते हैं। ये इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है, जो कभी कहीं न कहीं अभी तक भी जो साक्ष्य प्रमाण है यही साबित करता है। इसके बाद आता है सबसे लास्ट में कौन है? बिग बैंग थ्योरी। तो टोटल थ्योरी 8 थ्योरी में आप लोग देखिएगा तो कहीं ना कहीं हर हालत में डस्ट पार्टिकल गैस का अवधारणा आती है सभी में। तो सेम सिचुएशन यहाँ थी। ये डार्क मैटर था यूनिवर्स के बारे में। और आज के बारे में पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? पहले सूर्य के चक्कर लगाती है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? मीन्स गैलेक्टिक रिवोल्यूशंस। गैलेक्टिक रिवोल्यूशंस है ना। अब कहता है यूनिवर्स में ये डार्क मैटर जो था, काला पदार्थ जो था, इसके बारे में अननोन आज तक भी है। आज तक भी ब्रह्मांड इसके बारे में अननोन है। ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कॉन्सेप्ट बाद में आती है, ध्यान से सुनिए इस चीज को। उसके बाद इसके पहले डार्क मैटर था, धूल कण था। आज भी डार्क मैटर उपलब्ध है। तो जब सूर्य हमारा किसका चक्कर लगा रहा था? गैलेक्सी के सेंटर का, ठीक ना। तो जब ये चक्कर लगा रहा था, इसमें कॉन्सेप्ट है कि सूर्य पहले से ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है ना? सूर्य पहले से ऑलरेडी है और ये चक्कर लगा रहा था। तो अपने अट्रैक्शनल पावर के कारण इस डार्क मैटर को क्या किया? वो खींचा, अट्रैक्ट किया, ठीक ना। इस डार्क मैटर को अट्रैक्ट किया, खींचा, और वही धीरे धीरे ये ग्रह का निर्माण किया था। यही डार्क मैटर, ये धूल कण है। ये डार्क मैटर आज भी अननोन है। ये यही धूल कण है और आज भी यूनिवर्स में है ये। तो ये आज भी यूनिवर्स में है। तो इसका मतलब है जब सूर्य ये है और ये चक्कर लगा रहा था इसका डार्क मैटर इस तरह से गैलेक्टिकल पाथ में, तो ये डिस्क के रूप में ये ले लिया। ये डार्क मैटर क्या हो गया? ये डिस्क के रूप में ले लिया, ठीक ना। अब ये डिस्क के रूप में ले लिया तो फिर ये रैंडमली क्या करने लगा? ये घूमने लगा। किसका? इसका सर्कुलर पाथ कुछ नहीं था उस समय, रैंडमली घूम रहा था। और रैंडमली घूमते घूमते क्या हुआ? ये फिर अपने भाग में टूटता चला गया। तो जो इसका हैवी एलिमेंट था बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कहाँ गया? बाहर की तरफ, ठीक ना। ये बाहर की तरफ फेंकाने लगा और बाहर की तरफ फेंकाने लगा। तो इसी तरह से ये अपने आप में टूटते टूटते नवग्रह का फिर यहां से विनिर्माण किया। ये कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ क्या कहा गया है कि जितने भी आए, जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी फिलोसफर्स आए, अपनी मत को, अपनी विचारधारा को साबित करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीजों को उठाया और अपने आप को साबित कर दिया। लेकिन आलोचना इसी के आधार पर भी होती है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये संभव हो ही नहीं सकता है। तो ये सब चीजें मिलाकर के लगभग सब सिद्धांत, सब हाइपोथेसिस खत्म हो चुका है लगभग, जो पढ़ना था। बिग बैंग हम लोग करा चुके हैं। अब बाकी अब लिखना बाकी रह गया, तो टाइडल हाइपोथेसिस में लिखिए। टाइडल हाइपोथेसिस में कहाँ तक लिखे आप? क्या लिखे थे? स्थापित करता है। अच्छा, आलोचना लिखे। जेम्स जिन्स ने, जेम्स जिन्स जेम्स जिन्स आदिम सूर्य से निकाले गए पदार्थ
जेम्स जीन्स ने आदिम सूर्य से निकाले गए पदार्थ के संघनन की प्रक्रिया और तंत्र को विस्तृत नहीं कर सके। दूसरा आलोचना, दूसरा पॉइंट में संग्रह, संघनन, कंडेंसेशन। दूसरा पॉइंट में हमारे सौरमंडल के ग्रह बड़े पैमाने पर उच्च परमाणु भार वाले तत्वों से बने हैं, लेकिन सूर्य के घटक तत्व जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ माना जाता है, नहीं लिखे क्या, जिनसे ग्रहों के निर्माण हुआ माना जाता है, लेकिन सूर्य के घटक तत्व जिनसे ग्रहों के निर्माण हुआ माना जाता है, हल्के परमाणु भार वाले होते हैं। ब्रैकेट में बंद करना था, कहां से, जिनसे ग्रहों को निर्माण हुआ माना जाता है, इसको बंद कर दीजिए। हाँ, जिनसे ग्रहों के निर्माण हुआ माना जाता है, हल्के परमाणु भार वाले होते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और हीलियम, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन एंड हीलियम। ज्वारीय परिकल्पना, हाँ ज्वारीय परिकल्पना, इसी में ज्वारीय परिकल्पना ऐसी विषम स्थिति के लिए ऐसी विषम परिस्थिति के लिए या स्थिति के लिए ऐसी विषम स्थिति के लिए ऐसी विषम स्थिति के लिए ठोस व्याख्या प्रस्तुत करने में विफल रही है। ठोस व्याख्या प्रस्तुत करने में विफल रही है। टाइटल खत्म हो गया, बाइनरी स्टार में हेडिंग डालेंगे वैचारिक परिकल्पना में। घटक कंपोनेंट कहते हैं इसको, मतलब उसका कंपोनेंट है। एक एक शब्द का इंग्लिश पूछने का क्या मतलब बनता है? अच्छा, घटक हिंदी शब्द समझ में नहीं आता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि अंग्रेजी शब्द बोलते हैं फिर कहते हैं उसका हिंदी क्या होगा, हिंदी बोलते कहते हैं तो उसका इंग्लिश क्या होगा। हाँ, दोनों मिल करके जानकारी दोनों को चाहिए। इंग्लिश ज्यादा प्रीफर, हाँ हाँ, ऐसे भी एग्जाम में भी ना इंग्लिश, ऐसे भी इंडिया में अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा समझते हैं अंग्रेजी। रियल में बताता हूँ, हिंदी बहुत कठिन शब्द हो जाता है, हिंदी बहुत कठिन और शब्दों का बहुत बड़ा खेला होता है। वैचारिक परिकल्पना,
बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस लिखिए इसमें। तो यह बताया जाता है कि द्वैतवादी अवधारणा पर आधारित, यह बताया जाता है कि द्वैतवादी अवधारणा पर आधारित परिकल्पना वर्तमान सौरमंडल के ग्रहों की सही स्थिति तथा ग्रहों के भार को व्याख्या करने में विफल रही है। इसी के फलस्वरूप एक अमेरिकी खगोल शास्त्री एच एन रसेल ने सर जेम्स जीन्स द्वारा प्रतिपादित खगोल शास्त्री एच एन रसेल एस्ट्रोनॉमर होता है, इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर होता है। खगोल शास्त्री एच एन रसेल सर जेम्स जीन्स द्वारा प्रतिपादित ज्वारीय परिकल्पना में खामियों को दूर करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना की कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1937 में अपनी द्वैतारा परिकल्पना प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने 3 खगोलीय पिंडों को मध्य में रखा। इसमें इन्होंने 3 खगोलीय पिंडों का सहारा लेकर यह साबित करने का प्रयास किया कि सभी ग्रहों का निर्माण आदिम सूर्य से नहीं होकर एक अन्य तारा से हुआ है। तीनों खगोलीय पिंडों में एक आदि सूर्य था। दूसरा एक साथी तारा था।
और तीसरा एक निकटवर्ती तारा था, अप्रोचिंग स्टार। तीसरा निकटवर्ती तारा था, अप्रोचिंग स्टार। निकटवर्ती तारा की स्थिति निकटवर्ती तारा की स्थिति सूर्य से लगभग 64 लाख किलोमीटर दूरी, अप्रोचिंग स्टार की स्थिति सूर्य से लगभग 64 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। जिसके कारण आदि सूर्य, प्रोटोसन आदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल निकटवर्ती तारा पे नगण्य था। निकटवर्ती तारा पे नगण्य था। आदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल निकटवर्ती तारा पे नगण्य था, मतलब नहीं के बराबर था। लेकिन निकटवर्ती तारा का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य और साथी तारा के अपेक्षा सूर्य और साथी तारा के अपेक्षा बहुत अधिक था। सूर्य और साथी तारा की अपेक्षा बहुत अधिक था। फलस्वरूप निकटवर्ती तारा के गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण निकटवर्ती तारा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण इसने साथी तारे के कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींच लिया। अपनी ओर कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींच लिया। जैसे 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 विशाल निकटवर्ती तारा जैसे जैसे विशाल निकटवर्ती तारा साथी तारे के निकट आता गया, गुरुत्वाकर्षण और ज्वार भाटा बल बढ़ता गया। गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा बल बढ़ता गया। गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा बल बढ़ता गया और इसलिए साथी तारे के बाहरी सतह पर उभार आना शुरू हो गया। साथी तारे के बाहरी सतह पर उभार आना शुरू हो गया। साथी तारे के परिक्रमण की दिशा साथी तारे के परिक्रमण की दिशा बाद में बाहर निकले पदार्थों से
बाद में बाहर निकले पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर से बोलिएगा, बोलिएगा तब ना। साथी तारे के परिक्रमण से बाहर निकले, निर्माण हुआ। बाहर निकले पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में ग्रह एक दूसरे के, प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करें, लिखिए बाहर निकला गया, साथी तारे के परिक्रमण से लिखिए ना। प्रारंभ में ग्रह, प्रारंभ में ग्रह एक दूसरे के, प्रारंभ में ग्रह एक दूसरे के बहुत निकट थे या रहे होंगे। प्रारंभ में ग्रह एक दूसरे के बहुत निकट रहे होंगे और इस प्रकार इन ग्रहों से, और इस प्रकार इन ग्रहों से उसके पारस्परिक आकर्षण के कारण उनके पारस्परिक आकर्षण के कारण पदार्थ को बाहर निकाल दिया गया। और इस प्रकार उपग्रहों का निर्माण हुआ। आलोचना, रसेल के अनुसार ग्रह अपने निर्माण के समय आदिम सूर्य से बहुत दूर थे। आदिम सूर्य से बहुत दूर थे। परंतु साथी तारा का अवशेष भाग, साथी तारा का अवशेष भाग क्या हुआ, साथी तारा का अवशेष भाग, रेजिडुअल पार्ट ऑफ द कंपेनियन स्टार्स, व्हाट हैपेंड, रेजिडुअल अवशेष, क्या लिखे, साथी तारा का अवशेष भाग क्या हुआ, इसका उत्तर रसेल के पास नहीं है। आलोचना नंबर 2, इसका उत्तर रसेल के पास नहीं है। दूसरा, रसेल के अनुसार, रसेल के अनुसार निकटवर्ती तारा के अपेक्षा, रसेल के अनुसार निकटवर्ती तारा के अपेक्षा, निकटवर्ती तारा के अपेक्षा साथी तारा की स्थिति सूर्य के समीप होने की है, सूर्य के समीप होने की है, तो आदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, तो आदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल साथी तारा पे नगण्य क्यों है, तो आदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल साथी तारा पे नगण्य क्यों है, नगण्य क्यों है। तीसरा, वर्तमान ग्रहों की, वर्तमान ग्रहों की आकार और घूर्णन की दिशा
वर्तमान ग्रहों के आकार और घूर्णन की दिशा भी रसेल के अनुसार गलत साबित है। एक चीज बताएं कि सभी ग्रहों का जो घूर्णन रोटेशन है, दिशा जो है, क्या सेम है? किसका किसका गलत है? सेम स्थिति है, घूर्णन सेम दिशा में है, रोटेशन भी सेम दिशा में है, तो फिर ये दोनों अपवाद में क्यों आ गए? ये दोनों अपवाद में क्यों आ गए? चूंकि वेनस मतलब शुक्र और यूरेनस अरुण, शुक्र और अरुण की जो रोटेशनल है ये क्या है, किस दिशा की ओर है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? मतलब और ग्रह जिस दिशा में घूम रहा है उसके विपरीत ये घूम रहा है। इसी कारण यहाँ सूर्योदय जो होता है ना, हमारे यहाँ क्या विपरीत होता है, पृथ्वी के विपरीत होता है, ठीक ना? लिखिए एक्सेप्शन में तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट में क्या कुछ लिखे हैं क्या अभी तक? ठीक है लिखें। रसेल के अनुसार रसेल के अनुसार सभी ग्रहों का घूर्णन की दिशा एक होना चाहिए, परंतु शुक्र और यूरेनस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, शुक्र और यूरेनस अरुण, मतलब शुक्र और अरुण, वेनस एंड यूरेनस की घूर्णन की दिशा और ग्रहों की अपेक्षा विपरीत साम्य रखता है, और ग्रहों की अपेक्षा विपरीत साम्य रखता है। नेक्स्ट, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, मतलब उसके तरजीह नहीं दी जा रही है, उसके अनुसार नहीं है वो। जिगसॉ फिट का नाम सुने हैं? जिगसॉ फिट, तो कॉन्टिनेंटल पढ़ाएंगे कि जो हमारा मतलब कॉन्टिनेंट जो है ना, ये चलायमान है, मतलब सुपरनोवा हाइपोथेसिस। अब देखिए, कोई एक पिंड लिए थे, कोई दो पिंड लिए थे, कोई तीन पिंड लिए थे, तीन से ज्यादा कोई नहीं लिए, साबित करने में लगे रहे, लेकिन अब क्या है, ये आए हैं सुपरनोवा हाइपोथेसिस में। ये तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन के आधार पे है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन के आधार पे, न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पे है। इसको हम लोग जान चुके हैं, सुपरनोवा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेम चीजें यहाँ है, ये विस्फोट करता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिर चारों तरफ घूमते रहता है, डस्ट एक डिस्क का निर्माण करता है, और डिस्क से फिर नवग्रह का निर्माण कर देता है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कोई दिक्कत है समझने में? सुपरनोवा को तो कोई दिक्कत नहीं समझने में है, क्योंकि हमको पता है कि स्टार के सेंटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन कहाँ कन्वर्ट होता है? हीलियम में। हीलियम कहाँ कन्वर्ट होता है? कार्बन में। ठीक ना? तो इस प्रकार प्रोसेस चलती रहती है, हैवी एलिमेंट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जब विस्फोट कर जाता है तो हैवी एलिमेंट से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है पृथ्वी पे, पूरे इंटायर पृथ्वी पे? आयरन के बाद, आयरन के बाद, जब मैं बोल रहा हूँ बात तो मतलब गलत आप बोल रहे होंगे इसका मतलब। उसके बाद कल तो लिखवाए थे, पूरा हम नहीं लिखवाए हैं, लेकिन मतलब टोटल हम दे देंगे, ठीक ना, फिगर आउट कर देंगे उसका। एक मोटा मोटी आधार पे हम बताए थे कि आयरन ज्यादा है, होल पृथ्वी की मैं बात किया था, संपूर्ण पृथ्वी की। लेकिन अगर क्रस्ट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसमें कौन ज्यादा? ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना? और वो लगभग 45% हो जाएगा वो लगभग। हाँ 35, और वो तो 45 से लेकर 47 तक तो जा सकता है ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर सिलिकॉन आ जाता है। हाँ यही सिचुएशन है पूरे पृथ्वी का। तो यहाँ तो ये साबित कर दिए ना कि यहाँ हैवी एलिमेंट से हुआ था, तो सुपरनोवा भी साबित कर दिया कि यहाँ हैवी एलिमेंट से हुआ था, क्योंकि इसमें भी लाइटर एलिमेंट हैवी एलिमेंट में बदला था, और क्या हुआ था, हीट एंड लाइट जनरेट हुई थी। सेम प्रोसेस है, लिखिए।
हायल ने सुपरनोवा परिकल्पना को, हायल HOYEL, हायल, हायल की सुपरनोवा परिकल्पना, हायल हायल HOYEL, हायल की सुपरनोवा परिकल्पना वर्ष 1946 में, वर्ष 1946 में प्रतिपादित हुआ। उनकी हाइपोथेसिस, उनकी हाइपोथेसिस परमाणु भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, परमाणु भौतिकी सिद्धांतों पर आधारित है। और उनके परमाणु भौतिकी सिद्धांतों पर आधारित है। हायल के अनुसार ब्रह्मांड में 2 तारे थे। हायल के अनुसार ब्रह्मांड में 2 तारे थे, आदिम सूर्य और साथी तारा। यह अनुमान लगाया गया कि, यह अनुमान लगाया गया कि ऊर्जा जो किसी भी तारे में, यह अनुमान लगाया गया कि ऊर्जा किसी भी तारे में प्रकाश ऊष्मा आदि के रूप में, प्रकाश ऊष्मा आदि के रूप में उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है उस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, उस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाँ, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसमें हल्के तत्वों की परमाणु तीव्र, जिसमें हल्के तत्वों की परमाणु तीव्र ऊष्मा और दबाव के तहत तीव्र ऊष्मा और दबाव के तहत, दबाव दबाव परमाणुओं का निर्माण करते हैं, वह भारी तत्व है, वह भारी तत्व होता है जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं या उत्पन्न करते हैं, जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तारों में आमतौर पर हाइड्रोजन होता है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तारों में आमतौर पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नाभिक धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलकर, हाइड्रोजन नाभिक धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलकर आफ्टर कोलिजन विथ वन ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलकर हीलियम बनाता है। इस प्रक्रिया में तुलनात्मक, इस प्रक्रिया में तुलनात्मक इस प्रक्रिया में तुलनात्मक रूप से
भारी तत्व हीलियम बनता है और भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। हायल के आदिम सूर्य, हायल के आदिम सूर्य, हायल के आदिम सूर्य और साथी तारे में भी इसी प्रकार का परमाणु संलयन चल रहा था। इसी प्रकार का परमाणु संलयन चल रहा था। लेकिन परमाणु संलयन की दर आदिम सूर्य की तुलना में, परमाणु संलयन की दर आदिम सूर्य की तुलना में साथी तारे में कई गुना अधिक थी। जिसके कारण समय के साथ यह हिंसक विस्फोट हुआ। यह हिंसक विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट के कारण इसके गैसीय पदार्थ एवं धूल कण सुपरनोवा तारा एक गोलाकार गतिमान डिस्क में बदल गया। डिस्क में बदल गया जो आदिम सूर्य के चारों ओर घूमने, डिस्क के रूप में बदल गया। डिस्क के रूप में बदल गया जो आदिम सूर्य के चारों ओर घूमने लगी। इस प्रकार इस डिस्क का मलबा भविष्य के ग्रहों के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री बन गया। अब जब ये विस्फोट किया था, विस्फोट के बाद सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। सूर्य का ग्रह का फिर निर्माण इसी तरह से हुआ जैसे लोग पहले वाले प्रोसेस में था। सैटेलाइट भी इसी तरह से बनी। सैटेलाइट उसका भी होना। कल कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन सा ग्रह का एक डिस्क के रूप में, आप ही पूछ रहे थे ना, आज क्लियर हो गया। यही मलबा है। वही विस्फोट जब हुआ था तो किसी किसी में अभी भी है। आज जो एस्ट्रॉयड जो है ना, अभी क्या है, डिस्क के रूप में चल रहा है। वो सॉलिड फॉर्म में भी बना है क्या? वो इसी की बात कल कर रही थी, तो उसी की बात कर रहे थे। तो यही जो है विस्फोट हुआ था, वही आज भी चल रहा है। वो एकजुट में, एक अथी में नहीं हो पाया था। अगर एक माँ बाप का 5 बच्चे होते हैं तो पांचों का विचारधारा अलग हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण होती है? क्या होता है? सोच आती कहाँ से है? I would like to make one thing clear: it similar location lead to similar mode of life. This concept has been given by रेटजेल का नाम सुने? ज्योग्राफी में ही है रेटजेल, सुने हैं? क्या जानते हैं उनके बारे में? करा कि सिमिलर लोकेशन लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। तो जिस परिस्थिति में आप रहते हैं ना, जिस वातावरण में, उसी तरह से उसी शब्द का संज्ञान आपके दिमाग में आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप भारत में हैं,
बिहार स्टेट में पल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ की कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जानकारी, यहाँ की भाषा पकड़े हैं और इसी को सीखे हैं। अगर आप अमेरिका में पैदा होते और अमेरिका का लैंग्वेज जानते, अमेरिकी लैंग्वेज जानते, या फिर वहाँ के वातावरण के बारे में जानते आप, ठीक ना, तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता, होते चला जाता है। तो सेम सिचुएशन उस समय हुई थी। विस्फोट जब हुआ था ना, तो किसी किसी का प्रभाव किसी पे कुछ और पड़ गया और किसी का प्रभाव किसी के ऊपर कुछ और पड़ गया, इस वजह से अपने आप में मुतबदिल होते चले गए। मैं तो फिर वही बता रहा हूँ, मैं तो पूरा रामायण खत्म हो गया फिर करें सीता का पता ही नहीं है, पूरा रामायण खत्म हो गई ना। वही तो बात हम कर रहे हैं कि सभी का प्रभाव अलग अलग होता है ना। एक माँ बाप के 5 बच्चे होते हैं, 5 का विचारधारा अलग हो जाता है। कोई IAS बन जाते हैं तो कोई चोर बन जाते हैं, क्या मतलब बनता है उसका। तो सेम सिचुएशन वहां हुई थी, प्रोसेस सेम हो सकता है। आप मुझे बताएं कि यहाँ जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सपोज दैट 10 स्टूडेंट अगर हैं, सभी को एक ही फैकल्टी पढ़ाता है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्या लगता है कि आपको 10 का सिलेक्शन SDM नंबर 1 में हो जाएगा? नहीं संभव है ना। क्या कारण है? क्योंकि आपके पास नेक्स्ट इंटरस्टेलर है ना, सेम सिचुएशन है। इंटरस्टेलर भी कुछ नहीं है, सेम सिचुएशन है। उसमें तो सिर्फ यही था कि इसमें विस्फोट हो गया था तो धूलकण आ गया था, उसमें ऑलरेडी मान चुके हैं कि धूलकण ऑलरेडी था। ऑटो स्मिथ ने क्या किया, ऑलरेडी मान चुके हैं कि धूलकण उसमें था, और वो क्या था, गैलेक्टिक पाथ में हमारा सूर्य क्या था, चक्कर लगा रहा था, उसमें डार्क मैटर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, अट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर उस तरह से ग्रह का निर्माण कर दिया। इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया लगभग यूनिवर्स, टोटल खत्म। हम लोग ग्रह का निर्माण कर चुके हैं और ग्रह में हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का निर्माण हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द, उसको करवाना है क्या ऑटो स्मिथ। नाउ द टॉपिक विल बी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यस, जब पृथ्वी का हम निर्माण